नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आप सभी दर्शकों का महाकाली सम्मेलन 2020 में स्वागत करता हूं। कालिका मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा दोनों जिलों के सीमांत क्षेत्र में एक ऊंची चोटी पर स्थित है, जो अल्मोड़ा के स्याल्दे ब्लॉक में और गढ़वाल के बिरुखार ब्लॉक में पड़ता है। इस चोटी से ठीक सामने हिमालय का दृश्य दिखाई देता है। कालिका मंदिर के चारों ओर पहाड़ी अनेक वृक्ष लताएं से ढके हुए हैं और हरियाली ओढ़े ऊंचे नीचे पहाड़। मंदिर में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी भटियारी वंशज को दी गई है, जो अल्मोड़ा और गढ़वाल से हैं, जो आज भी इसका सनातन रूप से निर्वहन कर रहे हैं। मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और प्रत्येक 3 साल में एक बार बहुत बड़ा मेला होता है, जिसे जतोड़ा भी कहते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे आज के बहुत खास गेस्ट सोनिका रमोला जी, जो डिजिटल तरीके से लोगों को एजुकेशन करा रहे हैं और एजुकेशन इस लॉकडाउन में इन्होंने लोगों को कैसे शिक्षा पहुंचे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते सोनिका जी। नमस्ते दीपक रावत जी। आपका महाकाली सम्मेलन 2020 में स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। जी सोनिका जी, मैं आपसे थोड़ा पहले एक इंट्रोडक्शन पूछना चाहूंगा, अपने बारे में थोड़ा बताएं हमें और फिर आगे की वार्तालाप हम शुरू करते हैं। सभी दीपक रावत जी को और सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं सोनिका रमोला नेगी इस क्षेत्र की बहू हूँ और मैं फिलहाल अभी हाल ही में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो मेरा ससुराल है वो पौड़ी है, जहाँ माँ कालिका का मंदिर है। और माँ कालिका का जो ये मंदिर है ये पौड़ी और अल्मोड़ा के बॉर्डर पे है। तो मेरा जो कर्म भूमि है वो अल्मोड़ा है और मेरा रहना जो है पौड़ी है, तो मेरे लिए ये मंदिर और भी खास हो जाता है। और जी सौभाग्य से मुझे पिछले साल वहां जाने का मौका भी मिला, जो बहुत ही सुंदर है मंदिर बना हुआ। मेरा सभी से जो अभी तक माँ कालिका के मंदिर के जिसने दर्शन नहीं किए हैं उनसे निवेदन है कि एक बार अवश्य जाएं। बहुत ही सुंदर लोकेशन है, बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। तो सोनिका जी, आप अभी कहाँ पे हो और आपका जो सब्जेक्ट है, आप किस सब्जेक्ट पे आप टीचिंग करा रहे हो अभी? जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, आवाज आ रही है। जी मैं ये पूछ रहा हूँ, आप अभी कहाँ पे नियुक्त हैं और कहाँ पे आप सर्विस कर रहे हैं? मेरा जो सर्विस है, कार्य क्षेत्र है वो अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक में जीजीआईसी दौलाघाट में मैं लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। जी मेरा एक सवाल है आपसे। मैंने देखा है कि एक आर्टिकल भी देखा है और कहीं देखा है कि आप इस लॉकडाउन के दौरान आपने काफी लोगों की मदद करी है। वो किस तरीके का था और मुझे थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? एक्चुअली में रावत जी, लॉकडाउन हुआ तो हम लोग अचानक से खाली हो गए घर में। तो जी फिर बहुत ही ज्यादा मतलब हमने एक दिन देखा कि मार्केट बिल्कुल बंद है, कोई दुकान खुली नहीं है। और कभी जैसे हम लोग शाम के समय किसी कार्य से जरूरी कार्य से जैसे सड़क के आसपास गए तो हमने देखा कि पुलिस वाले ऐसे पुलिस वाले, बहुत सारे पुलिस वाले और बहुत से ऐसे लोग जिनका जो बेसहारा हैं और जिनका कोई नहीं है, जो सड़क पर फुटपाथ में रहते हैं, वो लोग बड़े परेशान हैं। तो मेरे हस्बैंड नरेंद्र नेगी, उनके सहयोग से और उनके इनिशिएटिव से हमने एक प्लान बनाया। हमने सोचा कि हम लोग क्यों ना इनके लिए कुछ करें। तो हम दोनों ही मतलब उस क्षेत्र में जितना हमसे संभव हो पाया, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमने बहुत ज्यादा किया, लेकिन जितना हमसे संभव हो पाया क्षेत्र में चाय नाश्ता और उन असहाय लोगों के लिए खाने का जो अरेंजमेंट है हम लोगों ने किया कुछ दिनों तक, जब तक लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन जब तक रहा तब तक हमने वो कार्य किए।
जी, जी, जी। हमारे साथ किरण शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। नमस्कार मैम। वेलकम किरण जी, आपका महाकाली सम्मेलन में स्वागत है। किरण जी भी समाज सेवा करते हैं, तो मैं पहले सोनिका जी से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। सोनिका जी, मैंने आपको देखा है कि आपने ऑनलाइन क्लासेस भी कुछ करी हैं, फेसबुक पे कुछ आप काफ़ी वीडियोज़ मैंने देखे हैं। तो आप किस तरीके से इस लॉकडाउन में आपने लोगों को, यानी अभी आप मुझे ये भी बताएँ कि क्या स्कूल अभी खुल गए हैं? किस नहीं, तरीके नहीं, से आप ऑनलाइन। जी, स्कूल तो नहीं खुले हैं और अभी फिलहाल जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी के निर्देश हैं, तो 30 तारीख तक तो स्कूल बंद ही हैं। और अगर खुलेंगे भी स्कूल, अगर 30 के बाद खुलते भी हैं, तो बड़ी कक्षाओं को बुलाया जाएगा। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के स्टूडेंट्स को स्कूल में बुलाया जाना है। और ऑनलाइन क्लासेस की जहाँ तक बात है, तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ, मार्च का महीना था, कुछ बोर्ड के एग्जाम भी नहीं हो रखे थे और नया सेशन भी शुरू नहीं हुआ था। तो हम लोगों को थोड़ा 15-20 दिन का समय मिला सोचने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा करें, क्योंकि ये कोरोना का देख रहे थे हम, लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा था। पहले 1 हफ्ते के लिए हुआ, फिर 1 हफ्ते के लिए हुआ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा करें बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो पहले हमने बच्चों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने बच्चों के लिए वीडियोस बना के भेजी। लेकिन मैंने देखा कि वीडियोस जो हम भेज रहे थे, तो किसी बच्चे के पेरेंट्स जो हैं कहीं नौकरी करते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी था हमारे क्षेत्र में, या मुझे लगता है कि हमारे पहाड़ों में तो अधिकांशतः ऐसा ही है, कई बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। और पर्सनल फ़ोन तो बहुत कम बच्चों के पास हैं। किसी के पास है तो चाचा का है या उनके पिताजी का है, तो वो उनको बहुत समय तक नहीं मिल पा रहा था। तो वीडियोज़ के साथ-साथ फिर मैंने मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जो परमानेंट हो, जिसमें बच्चे एक बार अपनी कॉपी में अगर नोट्स बना लें, तो मतलब उनके पास वो हमेशा पढ़ने के लिए हो जाए, मतलब वो दोबारा उसको रिवाइज़ कर सकें। तो हमने फिर वीडियोज़ के साथ-साथ कोशिश करी कि हम उनको नोट्स दें। तो मैंने फिर बच्चों के लिए नोट्स बनाए। और नोट में मैंने जो जिन बातों का ध्यान रखा, वो ये रखा कि कम से कम कंटेंट उनको दिया जाए, ताकि वो उसको इंटरेस्ट से पढ़ सकें। यही प्रयास मुझे लगता है हमारे उत्तराखंड के सभी शिक्षक कर रहे हैं। जी, जी, जी। मैम, ये है कि आप अभी जो है ये ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को लेके आपका आपका क्या अभी है कि जैसे 6 मंथ हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं कोरोना के लेके, उनकी पढ़ाई में कुछ फ़र्क पड़ा होगा, काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा, तो वो किस तरीके से आप उनके लिए कोई मैसेज है आपका? मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है पढ़ाई प्रभावित हो चुकी है बच्चों की। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, सभी शिक्षक बहुत कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ये एक अजीब-सी स्थिति आ गई है, इसके कारण जो बच्चों का एक जो कि रेगुलरिटी स्कूल आने से हुआ करती थी, स्कूल आना, एक अनुशासन से सारी क्लासेस लेना, फिर काम करना, चेक कराना, तो वो सब चीज़ें तो बाधित हो गई हैं। लेकिन ये स्थिति ऐसी है, क्योंकि ये कोई सामान्य स्थिति तो है नहीं, असामान्य स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ना करने से कोशिश करना बेहतर है। तो बच्चों को भी मेरे हिसाब से पेरेंट्स का और टीचर्स का सहयोग करना चाहिए। जो थोड़े समझदार बच्चे हों, अगर मेरी बात सुन रहे हों, उन लोगों को एक प्रॉपर 1-2 घंटे या 3 घंटे अपने लिए निकालें डेली। डेली जो ऑनलाइन टीचर्स होमवर्क दे रही हैं, उसको अच्छे से करें। और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस पे रिस्पॉन्स करें, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई भी अगर बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो ऑनलाइन पढ़ाई जो है नहीं हो पाएगी। तो मेरा यही है कि थोड़ा अगर कोई पेरेंट्स जागरूक हैं, तो वो अपने बच्चों को टाइम से डेली बैठाएँ पढ़ाने के लिए। बिल्कुल लापरवाही ना करें, क्योंकि बच्चों का अगर एक रिदम टूट जाएगा पढ़ाई से, तो आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत हो सकती है। और जब स्कूल खुलेंगे, तो वो एकदम से, मतलब उन लोगों को तो खाली बैठने की या फिर कम पढ़ने की आदत हो जाएगी। स्कूल आने पे उनको थोड़ा दिक्कत होगी। तो मुझे लगता है कि उनको प्रॉपर उनको बैठना चाहिए, घर में पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन जितनी देर मैडम वीडियो पे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाती हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पढ़ाती हैं, या कोई लेक्चर बना के भेजती हैं, कोई रिटन मटेरियल देती हैं, तो उनको वो प्रॉपर सारा काम करना चाहिए, वो वीडियोज़ देखनी चाहिए। जी। जी, जी बिल्कुल। एक आपने बताया टेक्निक, क्या बताई आपने ऑनलाइन, यानी उनको कैसे समझ आएगा बच्चों को? जैसे आप कह रहे हो कि ऑनलाइन आपने प्लानिंग करी है, तो ऑनलाइन यानी
जैसे हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ऐसे आपने उनको किया है, क्योंकि एक साथ इकट्ठा तो होना ही नहीं है। नहीं, हम लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि व्हाट्सएप में भी 8 बच्चे जुड़ पा रहे हैं। तो कई बार तो हम जी व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं तो 7-8 बच्चों को जोड़ लेते हैं। जैसे एक ग्रुप को अभी जोड़ लिया, एक ग्रुप को कुछ टाइम बाद जोड़ लिया, या हमने बीच में ज़ूम ऐप का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो ज़ूम ऐप में जितने बच्चे कनेक्ट हो पाते हैं, उसमें काफ़ी बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके की टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी बेसिकली आप एक नोट्स बनाते हो और नोट के थ्रू आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक क्लास में कितने बच्चे होंगे? अगर एक क्लास में अगर आप मान के चलो, हमारे टाइम पे तो 100 बच्चे हुआ करते थे। अब थोड़ा क्या बच्चे कम हो गए हैं क्या क्लासेस में? हाँ, स्थिति अलग-अलग है। प्लेन्स की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में तो बहुत ज़्यादा संख्या है क्लास में। 100, 150, 150, 200 बच्चे तक भी एक क्लास में हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ के टीचर्स को पढ़ाने में बहुत दिक्कत आ रही होगी इस टाइम पे, क्योंकि इतने सारे बच्चों को कॉन्टैक्ट करना, फ़ोन करना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जोड़ना, बड़ा ही टफ टास्क है। और वो लोग मतलब ऐसी स्थिति में ये हो रहा होगा कि जो बच्चे थोड़े से जागरूक होंगे और जिन बच्चों का पढ़ाई में शुरू से इंटरेस्ट रहा होगा, वो बच्चे तो इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं। तो वो बच्चे शायद मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत कर रहे होंगे इस टाइम पे। और पहाड़ों में जी ऐसा है जी कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं, किसी में 25 बच्चे हैं। तो पहाड़ों में ऐसा है कि कम बच्चे हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट करना थोड़ा-सा आसान है प्लेन्स के मुकाबले। लेकिन पहाड़ों जी में जी दिक्कत जी है कि बच्चों के पास फ़ोन नहीं है। पहाड़ों में फ़ोन की और नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। जैसे आपने कहा कि जूम के थ्रू आपने बच्चों को ऐसे, देखो जूम में भी एक कोई लिमिटेड है, मुझे लग रहा है 100 लोगों को जोड़ सकते हैं उसमें एक कॉन्फ्रेंस में। एक वैसे तो उसमें पेड ऑप्शन भी है कि आप पेड जी, जी। लोगों को औरों को जोड़ सकते हैं, लेकिन जो फ्री वाला ऑप्शन है उसमें, और मुझे लग रहा है सारे गांव के लोग उसमें जूम ऐप को समझ नहीं पाते हैं, कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम हो हाँ, जाती है। तो कहीं ये शहरों के ये लिए ये प्रॉब्लम है। शायद इजी हो सकता है, हमारे यहाँ पे नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। रमोला जी, मैं आपसे ये पूछना था, टीचर जो है, जैसे सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, टीचर जो है वो 3 तरीके के हैं। जैसे जो प्राइमरी टीचर होते हैं, आई थिंक वो 5th तक क्लास तक होते हैं। एक बोलते हैं एलटी टीचर, जिसे शायद मुझे 6 से और 12 तक होते हैं, और एक लेक्चरर टीचर होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, प्राइमरी टीचर के लिए किस तरीके की एजुकेशन चाहिए, यानी किस तरीके का, अगर कोई कैरियर बनाना चाहता है इसमें, तो किस तरह के कितने परसेंट मार्क चाहिए, और एलटी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आप सबसे पहले मुझे प्राइमरी टीचर के लिए बताइए कि प्राइमरी टीचर के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं और किस तरीके से प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा दीपक जी। जो टीचर्स हैं, टीचर्स का हम स्पेशल या इस तरीके के कैटेगराइज तो नहीं कर सकते जैसे आप बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, मतलब जैसे हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम देखें तो प्राइमरी टीचर जो है क्लास 5th तक पढ़ाता है, और एलटी टीचर जो होता है वो 6 से लेकर 10 तक पढ़ाता है, और जो लेक्चरर होते हैं वो 11th और 12th को पढ़ाते हैं। फिर अगर जी हम इससे ऊपर बात करें तो फिर प्रोफेसर हो गए, वो ग्रेजुएशन लेवल पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो टीचर्स के मतलब कई तरीके के टीचर्स हैं। अगर मैं प्राइमरी टीचर्स की बात करूं तो उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर्स के लिए पहले एक बीटीसी का कोर्स होता था। तो जी वो तो अब बंद हो गया है बीटीसी का कोर्स। अब जो है हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो एक डीएलएड कराता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो कोर्स है उसके लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, और उसमें एज लिमिट भी है आपकी 30 मैक्सिमम है, 30 साल। और उसमें ऐसा है कि रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ कंसेशन है, मेरे ख्याल से शायद 5 साल का कंसेशन है। तो डीएलएड का जो कोर्स है उसकी अगर मैं बात करती हूँ तो डीएलएड जो है एक एग्जाम होता है पूरे उत्तराखंड लेवल का, और उस एग्जाम में हर डिस्ट्रिक्ट से 50 सीटें, हमारे जब मैंने एक बार दिया था तो उस समय 50 सीटें थी। जो पहला बैच जो उत्तराखंड का था उसमें मैंने भी डीएलएड का एग्जाम दिया था, तो मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया था। तो उसमें क्या होता है कि 50% मार्क्स होता है और 50 ही सीट होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो उसमें बहुत अच्छा खासा एग्जाम होता है। जनरल क्वेश्चंस आते हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, कुछ हिंदी के क्वेश्चन, कुछ सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन। और उसके बाद उस एग्जाम में पूरे स्टेट लेवल, मतलब स्टेट लेवल पर बच्चे निकाले जाते हैं। और वो जो होता है पेड एग्जाम होता है, मतलब कि 35,000 फीस उसकी पर ईयर की होती है, और 2 साल का वो कोर्स होता है। और उसके बाद आप लोगों की जॉब गारंटी होती है। वैसे उसमें लिखा होता है कि जॉब गारंटी नहीं होती, लेकिन मेरा मेरा जो अनुभव है उसमें ऐसा होता है कि वो उतनी ही सीटें निकालती हैं जितनी की वैकेंट होती है
गवर्नमेंट में प्राइमरी टीचर्स में जितनी सीटें वैकेंट होती है उतनी ही वो निकालते हैं। तो जब बच्चे ये कोर्स करते हैं तो उसके बाद वो उनको वहां डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो ये एग्जाम हो गया, ये तो हो गया प्राइमरी एजुकेशन के लिए। पहले क्या होता था, बीच में इन्होंने ऐसा भी किया कि जिन्होंने बीएड कर रखा था और उन्होंने टीईटी की परीक्षा पास कर ली थी, टीईटी फर्स्ट, उन्होंने क्या करा कि बीएड प्लस टीईटी अगर किसी का था तो उन लोगों को भी प्राइमरी टीचर के लिए प्रेफरेंस दी थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड आपको करना पड़ेगा, और टीईटी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसका फर्स्ट जो एग्जाम होता है वो आपको पास होना चाहिए, तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। यानी उसमें जनरल क्वेश्चन है, यानी उसमें कोई पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के ऊपर कुछ नहीं है नहीं प्राइमरी नहीं, ऐसा टीचर्स के कुछ नहीं, कोई लिए। सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, एक उसमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि मेरिट अलग अलग बनती है। जैसे कि आपने एग्जाम पेपर तो एक ही आएगा, लेकिन जो साइंस, जिन्होंने बच्चों ने अपना साइंस जी, स्ट्रीम दिखाया होता है, जो बोलेंगे कि भाई हमारा ग्रेजुएशन साइंस से था, पीसीएम से था या पीसीबी से था, तो उनकी मेरिट अलग बनती है, और आर्ट्स वालों की मेरिट अलग बनती है, 25-25 मतलब ये डिस्ट्रिक्ट। प्राइमरी टीचर की बात कर रहे हो आप? ये प्राइमरी टीचर की बात कर रही हूँ। जी जी जी। और लेक्चरर जिन्हें हम एलटी भी कहते हैं? एलटी और लेक्चरर दोनों अलग अलग हैं दीपक जी ना। एलटी वाले क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ाते हैं, जो एलटी टीचर्स होते हैं हमारे, और जो लेक्चरर ओके टीचर ओके होते हैं हमारे, वो 11th और 12th को पढ़ाते हैं। तो अगर ओके मैं एलटी ओके। की तो बात करूँ, हाँ, हाँ, तो एलटी के लिए क्या करना पड़ता है? एलटी की बात करते हैं तो एलटी में वही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में बीएड करने के लिए 50% मार्क्स हैं, तो ऑब्वियस है कि बीए में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और उसके साथ आप जी बीएड कर लेंगे। ये दो आपकी क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये दो होनी ही चाहिए। इसके साथ जो दूसरी चीज होनी चाहिए वो आपको टीईटी सेकंड एक होता है, टीईटी की दो परीक्षाएं होती है, टीईटी फर्स्ट और टीईटी सेकंड। तो टीईटी फर्स्ट तो है प्राइमरी सेक्शन के लिए, और टीईटी सेकंड होता है इस एलटी वाले एग्जाम के लिए। तो एलटी वाले एग्जाम के लिए एक आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, एक आपका बीएड होना चाहिए, और टीईटी सेकंड की परीक्षा आपकी पास होनी चाहिए। ये तीन चीजें तो कंपलसरी हो गई। इसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि आपने ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो आप एलटी टीचर लग जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट टीचर लगना चाहते हैं तो गवर्नमेंट टीचर के लिए एलटी के फॉर्म आते हैं, और फिर आपका एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम समझ लेंगे उसको, या एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता है। उस स्क्रीनिंग एग्जाम में मेरिट बनती है, और जितनी जितनी सीटें जिस विषय के लिए होती हैं उतने उतने बच्चे सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। और अगर हम अपना बहुत सारे प्राइवेट, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत अच्छा स्कोप है, तो वो बच्चे अपने इंटरव्यू देके डायरेक्ट एलटी टीचर बन सकते हैं। तो ये तो एलटी की बात है। दीपक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम, उसमें परसेंटेज का भी कुछ है क्या ऑप्शन? जैसे आप 80% का अलग रैंक बनेगा, 90% का अलग रैंक बनेगा, ऐसा कोई सिस्टम है, या सिर्फ एग्जाम देने में जो रैंक है वही रैंक है? नहीं, नहीं, यानी या आप अगर टोटल आपने कैलकुलेशन होता है या? जी। आपने देखिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, 50% नहीं, जो भी लेकिन उसमें। जो 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 मेरिट लिस्ट बन रही है, जो कैलकुलेशन हो रहा है, आपका जो 10th का होगा, 10th में आपके कितने परसेंट मार्क हैं, 12th में नहीं आपके नहीं, कितने ऐसा परसेंट मार्क है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, जो कंपटीशन आप दोगे उस कंपटीशन की मेरिट बनेगी। तो उस कंपटीशन में आप जैसा कर रहे हैं उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है, हो सकता है कि वो बच्चे के 10th में सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, और उसने जी कंपटीशन में जी। वो फर्स्ट रैंक ले आए, उसने बाद में बहुत अच्छी मेहनत कर ली। लेकिन ग्रेजुएशन बीए टीटी सेकंड होना चाहिए, और साथ में इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रैंक बनती है, तो जितने बच्चे उनको ये चाहिए टॉप टॉप के वो बच्चे निकाल लेंगे। जी, टीटी की फुल फॉर्म क्या है? टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता। एक तरीके से वो देखना ओके। चाहते हैं कि टीचर जो है, मतलब बीएड किया है, ग्रेजुएशन किया है, क्या वो एलिजिबल है भी टीचर बनने के लिए। तो ये इस तरीके का एग्जाम जो है कराया जाता है। उत्तराखंड गवर्नमेंट भी कराती है, सेंटर भी कराती और ये टीजीटी क्या है? ट्रेड ग्रेजुएट टीचर? है। ये जो होते हैं, ये होते वही है, एलटी टीचर्स ही होते हैं, लेकिन इनको जो नवोदय और केवीज होते हैं वहां पर इनको टीजीटी कह दिया जाता है। मतलब जो अच्छा। सेंट्रल के फॉर्म आते हैं, जो सेंट्रल के जो टीचर्स के एग्जाम होते हैं, उसमें वो टीजीटी और पीजीटी कह देते हैं उनको। तो आपने मतलब वो लेक्चरर एलटी। और जी जी जी, जी बताइए। हाँ, मैंने कहा उनको, जो सेंट्रल की अगर हम बात करें, जितने सेंट्रल स्कूल हैं वहां पर जो एलटी टीचर्स होते हैं उनको टीजीटी कह देते हैं, और जो लेक्चरर होते हैं उनको पीजीटी का कह दिया जाता है।
ठीक है। और ये लेक्चरर, टीचर और प्रोफेसर में आप जो कह रहे हैं उसमें भी कोई डिफरेंसेस है, ये दोनों एक ही हैं? नहीं नहीं, दोनों अलग हैं। लेक्चरर हुआ 11th 12th को पढ़ाने वाले, तो 11th 12th को जो जी। टीचर पढ़ाएगा उसको लेक्चरर प्रवक्ता कहा जाता है। और उसके लिए क्या होता है, आपका एमए होना चाहिए 50% से, एमए और प्लस बीएड। तो आप जिस विषय के लेक्चरर बनना चाहते हैं, जैसे कि मेरा पॉलिटिकल साइंस है, तो मेरा एमए जो है पॉलिटिकल साइंस से होना चाहिए और मेरा बीएड होना चाहिए। ये दो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है एग्जाम कराता है, उस एग्जाम में आप पास होने चाहिए, जो भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराता है। पहले हमारे टाइम पे इंटरव्यू था, अब इंटरव्यू खत्म हो गया है, तो अब ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम होता है, फर्स्ट और सेकंड, जो अब होना है। जी, वो बीएड करने के बाद होता है? हाँ, एमए प्लस बीएड होना चाहिए लेक्चरर के लिए। अच्छा, और जो क्योंकि बीएड प्रोफेसर है आजकल वो, प्राइवेट भी हो गए। नहीं प्राइवेट बीएड तो में और सरकार, गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है, पढ़ाई वही होती है, लेकिन फीस कम होती है। आप अगर आप एक अच्छी रैंक लाके किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करते हो, तो आप साल में 3 या 4 हजार रुपए फीस दोगे। लेकिन अगर आप वही जी। बीएड प्राइवेट स्कूल से करोगे, प्राइवेट कॉलेज से करोगे, तो आपको 60 हजार 70 हजार रुपए फीस देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अगर हम कोई कोर्स करते हैं, चाहे वो आईआईटी इंजीनियरिंग हो आईआईटी से, चाहे वो एमबीए हो आईआईएम से, या फिर मतलब किसी भी तरीके का कोई अच्छी जो पढ़ाई होती है, अगर हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, तो आप बहुत कम पैसों में और बहुत अच्छी डिग्री ले लेते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। जी। जी। तो प्रोफेसर के लिए क्या, किस तरह के यानी किस तरह के अगर कोर्सेज, और या वो धीरे-धीरे बनते हैं या फिर डायरेक्ट भी बन सकते हैं? प्रोफेसर डायरेक्ट बनते हैं, डायरेक्ट एग्जाम होता है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप नेट सेट क्वालिफाई होने चाहिए। और साथ में अब जो है 2021 से जो यूजीसी के नॉर्म्स आ रहे हैं, अब नॉर्म्स थोड़े चेंज हो रहे हैं, तो 2021 से क्या होगा कि आपको पीएचडी होना चाहिए प्रोफेसर बनने के लिए। अभी तक तो क्या होता था कि आप बीए हैं, एमए हैं, साथ में आप नेट सेट आपका क्वालिफाई है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते थे प्रोफेसर के लिए। उसके बाद तो आपका एक प्रोफेसर स्क्रीनिंग के लिए एग्जाम होता है। परसेंटेज कितना चाहिए? आपका परसेंटेज, क्योंकि नेट सेट के लिए एमए में 55% चाहिए। आप जो नेट का एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई किया है, तो आपको 55% तो एमए में चाहिए चाहिए, और बीए में भी आपको 50% चाहिए प्रोफेसर के लिए। ओके, तो 50%, ओके, ओके, ओके। तो हाँ, तो आपका एक चीज़ बीए और में बताएँ। 50। जी, 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 बताइए। मैंने कहा बीए में 50%, एमए में 55% और साथ में आपका नेट सेट। अच्छा, हमारे यहाँ, जी, मुझे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इनका अच्छा। मैं कनेक्ट में। हाँ जी जी। जी, तो बच्चे किस तरीके से अब आने वाले जो हमारे नवयुवक हैं, वो कैसे तैयारी करें इन सबों की? यानी कोई खास ट्रेनिंग, या कैसे माइंड सेट करें? पहले तो माइंड सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बारे में नॉलेज करना, कहाँ पे एग्ज़ाम हो रहे हैं, और माइंड सेट करना कि मुझे टीचर ही बनना है। तो क्या एक तो चीज़ें होनी चाहिए इस चीज़ के लिए? ये तो ना देखो, इंटरेस्ट की बात होती है दीपक जी। जैसे होता है किसी बच्चे को छोटे से आप देखते होंगे, तो वो बोलेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे टीचर बनना है। तो एक तो इंटरेस्ट होता है किसी बच्चे का किसी भी फील्ड में। तो जब किसी फील्ड में इंटरेस्ट होता है, तो वो बच्चा जो है खुद ही अपनी खोजी प्रवृत्ति के कारण जो होता है, पता कर लेता है कि मुझे कैसे क्या करना है। एक होते हैं हमारे जैसे बच्चे तो हम लोग क्या होते हैं कि हमें मतलब बचपन में उतनी गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो हम क्या होते हैं कि भटक जाते हैं। हमें करना कुछ और होता है और हम कर कुछ और लेते हैं, और फिर बाद में जब हमारे समय हाथ से निकल जाता है, तब हमें एहसास होता है नहीं नहीं, हमें तो ये नहीं ये करना था। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, तो मैंने क्लास 10th, मेरे मतलब मेरा जो मेरे फादर थे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही थे, और इलाहाबाद में पोस्टेड थे। तो मेरा जन्म जो है इलाहाबाद का है, और मेरा बचपन देहरादून में बीता है पूरा। तो मैंने 10th किया, 10th के बाद मेरा पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो गया। तो उस समय मतलब हमारे टाइम में क्या होता था कि पॉलिटेक्निक में बहुत कम बच्चों के सिलेक्शन होते थे, और गांव से होता ही नहीं था किसी का। तो मेरा अकेले जो है अपने गांव से पॉलिटेक्निक में जब सिलेक्शन हुआ, तो मैंने पॉलिटेक्निक कर लिया। जब मैंने पॉलिटेक्निक करा, फिर मैं प्राइवेट जॉब करने लगी। तो प्राइवेट जॉब मैंने 2-3 साल प्राइवेट जॉब करी, बहुत अच्छा मैंने वहाँ परफॉर्मेंस दिया, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी मैं सैलरी ले रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं स्विच स्विच ओवर करूं। मैं लोकल देहरादून में ही जॉब करी थी पॉलिटेक्निक करने के बाद। मुझे लगा मुझे दिल्ली विल्ली जाना चाहिए, मतलब ये मेरी अपनी थी। मैं एमबीए भी कर रही थी साथ में इग्नू से।
तो मैं दिल्ली जाना चाह रही थी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि नहीं, दिल्ली तो नहीं जाओगी तुम, जो भी हो तुम्हें यहीं रह के करना है, और जो है मतलब तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थी। तो उसके बाद मैंने क्या करा कि प्राइवेट जॉब छोड़ी और मैंने एक एनजीओ में जॉब ज्वाइन करी, और एनजीओ की जॉब के साथ साथ मैं थोड़ा तैयारी करने लगी। तो तब मुझे ऐसा लगा कि मैं तैयारी करने लगी और मैं कोचिंग गई, तो कोचिंग में काफी मतलब अच्छे टीचर्स मुझे मिले, और मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी योगेश सर, खान सर। उन लोगों ने, जब मैंने उनसे पढ़ा और मैंने वहां देखा, जब वहाँ एक इंटरनल टेस्ट हुए, तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होता था, टीचर्स भी मुझे अच्छा मानते थे, मेरा रिस्पॉन्स अच्छा होता था, तो मुझे कहीं लगा कि नहीं नहीं सोनिका, तुम इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती हो। तो मैंने तैयारी करी, मैंने 12th प्राइवेट, बीए प्राइवेट, एमए प्राइवेट, फिर बीएड करा। और उसके बाद जब फिर मैंने लेक्चरर का, पहले मेरा डीएलएड में हुआ, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मैंने 6 महीने ये वो कोर्स किया, और उसी के साथ साथ मेरा लेक्चरर में भी हो गया। तो मतलब मैंने देखा कि मतलब जो चीज अगर अगर मेरे को एक सही डायरेक्शन मिलती, तो शायद मैं ये जो मैंने इतनी लेट में लेक्चरर बनी, शायद मैं थोड़ा पहले बन सकती थी, मेरे साथ की लड़कियां बहुत कम उम्र में लेक्चरर बन गई थी। तो ये होता है कि थोड़ा गाइडेंस भी बहुत जरूरी होती है, तो बच्चों को मुझे लगता है कि जिनसे वो प्रभावित होते हैं, या कोई अगर अच्छा टीचर उनके आसपास है, कोई गाइडेंस देने वाला उनके आसपास है, तो उनको जरूर पूछना चाहिए कि अगर मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो मुझे इस फील्ड के लिए क्या करना चाहिए। और वो चीजें ना 10th 12th बीए से ही शुरू कर देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि उनको सफलता जो मिलती है वो थोड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर वो थोड़ा भटक जाएंगे, तो उनका जो समय है वो सफलता पाने का वो बढ़ जाता है। दूसरी चीज मैंने देखा कि बच्चे जो है, जिस टाइम, जो टाइम उनका पढ़ने का है, उस टाइम तो वो पढ़ते नहीं है, मतलब जैसे 12th हो गया, 10th हो गया, ग्रेजुएशन हो गई, इस टाइम पे तो वो थोड़ी लापरवाही कर देते हैं कि भाई चलो पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत उम्र है, अभी तो हम बहुत छोटे हैं। और जब जैसे ही ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद एकदम से उन पर प्रेशर आ जाता है कि नौकरी लगो। तो मेरा बच्चों से ये निवेदन है, आज की युवा पीढ़ी से ये निवेदन है, और ये मेरा सुझाव भी मैं उनको कहूंगी कि अगर उनको जीवन में कुछ करना है, तो वो जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, मतलब क्लास 6 से ही वो बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दे, चीजों को समझ के पढ़े। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो भी क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़े, और अपने टारगेट पहले से सेट रखें। और मेहनत का तो कोई ही विकल्प है ही नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी किसी भी कंडीशन में। जी मैम, जी मैम। मैम मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब कहते हैं कि समय रहता है तो समय के आगे कहते हैं बाल रहते हैं, हमारे टीचर कहा करते थे कि समय के आगे बाल रहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि हम कई बार बच्चों गाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको प्रोत्साहन देना ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एज 5 से यानी 5th से और आप 12th या 10th तक की बात करें, बच्चों को समझ नहीं होती है कि हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है, नहीं करनी है। जब तक हम उनको इंकरेज नहीं करेंगे, यानी मोटिवेट नहीं करेंगे कि आपको ये करना चाहिए, आप कर सकते हो, इस तरीके की चीज़ें शायद अब हो रही है। पहले मुझे लगता है कि हमारे टाइम में शायद वो चीज़ें कम थी। अब आप किस तरीके से बच्चों को इस चीज़ के लिए इंकरेज करते हो कि अ, आप ये करना है, और ताकि वो इंटरेस्ट बना के रखे किसी सब्जेक्ट के ऊपर और इंटरेस्ट रहे उनका। नहीं तो क्या है कि मैं अपनी बात बताऊँ, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे 2 तरीके के टीचर हुआ करते थे। एक टीचर थे जो आते थे और पूरा लिखा के चले जाते थे। तो हमें समझ में भी नहीं आता था कि वो क्या लिखा के गए। आगे की जो सीट एक आगे हमारे उस टाइम पे तो 8-9 वो सीटें हुआ करती थी लाइन पे, यानी 100 बच्चा हुआ करते थे, तो 2 लाइन आगे की जो होती थी वो लोगों को तो समझ आ जाता था, लेकिन पीछे की जो 3 लाइनें थी उनको समझ नहीं आता था। लेकिन उसमें से भी एक हमारे प्रिंसिपल थे, वो क्या करते थे, उनका पढ़ाने का इस तरीके से तरीका था कि वो थोड़ा कॉमेडी भी कर देते थे, और थोड़ा यानी बच्चों को एक कंसंट्रेशन जो है ना उनका बढ़ा देते थे, क्योंकि वो बीच बीच में कॉमेडी करके भी बच्चों को समझ इतनी तरीके से आ जाता था कि उनकी उनकी जो उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो एकदम डिफरेंट लगा मुझे। और वो तरीके से हमें उनकी क्वेश्चन जो बोलते थे वो याद भी रहते थे। आप किस तरीके से इस चीज़ों को समझते हो कि क्या टेक्निक, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक स्किल जो है, यानी पढ़ाने की जो स्किल है वो हर एक में शायद अलग-अलग है, डिफरेंट डिफरेंस है। दीपक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हर टीचर की अपनी एक स्किल होती है। मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छा पढ़ाती हूँ, मतलब मैं अपना मूल्यांकन स्वयं तो नहीं कर सकती, पर मैं कोशिश करती हूँ। मुझे ये जो लगता है, मुझे ये लगता है कि क्लास में एक तो आपको हर बच्चे की जानकारी होनी चाहिए, कौन बच्चा किस बैकग्राउंड का है, उसकी फैमिली कंडीशंस कैसी हैं,
उसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। आपको अगर ये पर्सनल हमारा किसी बच्चे से कन्वर्सेशन है, पर्सनल इस तरीके का अटैचमेंट है, तो वो बच्चा जो है हमेशा आपसे जुड़ा रहेगा। मेरा हमेशा से ये रहता है कि मैं क्लास में जाती हूँ, सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि अरे पिंकी तुम कल नहीं आई थी, अरे सिया तुम कल नहीं आई थी, क्या बात थी। तो मेरा ये होता है कि जो बच्चा कल नहीं आया था मैं उससे जरूर पूछती हूँ आज क्या हुआ, क्या कारण था, कहाँ गई थी घूमने, या घर में सबकी तबीयत ठीक है कि नहीं है। तो अब बच्चों को क्या होने लगा, शुरू शुरू में बच्चे को थोड़ी वो होती थी, गुस्सा आता होगा बच्चों को अपना, मेरे को तो नहीं शो करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता होगा यार मैम तो बहुत परेशान कर देती है। लेकिन कुछ समय बाद बच्चे, जब मेरे बच्चों की अटेंडेंस बढ़ने लगी, बच्चों के टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगे, तो उनको लगने लगा कि नहीं मैम ठीक कहती है मतलब। तो अब बच्चे, मैंने क्या कहा कि बच्चों ये बात है मैं आज नहीं आ पा रही हूँ। तो मेरी क्लास का ये रूटीन बन गया था कि अगर किसी बच्चे को छुट्टी चाहिए तो उनको ये पता था कि सोनिका मैम को पहले फोन करना है, नहीं तो मैडम असेंबली में हमको डांट देगी। तो मेरी जो अटेंडेंस भी रही क्लास 12 मेरे पास थी इस साल, बहुत अच्छी अटेंडेंस रही। मेरी क्लास में 4 बच्चों के 100% अटेंडेंस थी इस बार। तो ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है कि 4 बच्चों ने एक भी दिन छुट्टी नहीं मारी। और उसके अलावा भी जितने बच्चे थे सबकी अटेंडेंस 80+ थी, 80% से ज्यादा थी। तो कहीं मतलब इसको डर भी कह सकते हैं, इसको एक तरीके का हमारे बीच में बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, और एक तरीके से बच्चों का स्कूल से जुड़ाव भी कह सकते हैं। दूसरा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं क्लास में भी, मेरा ये नहीं था कि अच्छे बच्चों पे ही फोकस है, मतलब मुझे पता है अच्छे बच्चे तो अच्छा करेंगे ही, मेरा उन पे फोकस होता है मुझे जिनका लगता है कि बहुत ज्यादा नीचे है, बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि एवरेज बच्चा भी अच्छे बच्चों के साथ अच्छा कर जाता है। तो लो एवरेज बच्चे हैं, मैं उनमें से एक एक बच्चे के पास मतलब मुझे पूछना होता है कि भाई हाँ तेरे को समझ में आया नहीं आया। और फिर मैं ये भी कोशिश करती हूँ, देखिए दीपक जी, मैं ये भी नहीं कहती कि मेरे क्लास में, मेरे पॉलिटिकल साइंस में एक बच्ची की 92 मार्क्स हैं, एक के 90 है, एक के 86 हैं। तो अच्छे बच्चे अच्छे ही होते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरी क्लास में किसी भी बच्चे के 55 से कम नंबर नहीं है। तो मेरे लिए ये बड़ी अचीवमेंट है कि मेरी क्लास में, मेरे सब्जेक्ट में कोई बच्चा मेरे विषय में ना तो फेल है और ना ही बहुत खराब नंबर लाया है। तो मैंने क्या करा, जो नीचे के बच्चे थे, मेरी कोशिश होती थी कि उनको कैसे थोड़ा सा ऊपर कर दूं, क्योंकि बहुत ऊपर तो हम नहीं कर सकते, जो बहुत बहुत जिनका मतलब बिलो एवरेज बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ऊपर नहीं लाया जा सकता, लेकिन हाँ उनको कैसे हम फर्स्ट डिवीजन के बच्चों तक लाएं या थोड़ा सा ऊपर लाएं। तो मैं उनको कोशिश करती थी कि उन पे बहुत ज्यादा बर्डन ना डालूं। तो अच्छे बच्चे हैं उनको मैं बहुत ज्यादा देती थी पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा मतलब उनको बताती थी कि ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो। जो मुझे लगता था कि जिनका पास होना भी मुश्किल है उनको मैं वहां तक लाने की कोशिश करती थी कि ये बच्चे किसी तरीके से भी बहुत कम मार्क्स पे ना आए। तो मैं उनको इम्पोर्टेंट, मैंने कहा तुम इतना ही याद करो, तो मैं उनको कोशिश करती थी कि इतना जितना उनको दिया भाई आप इतना मुझे आज सुनाओ। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे, धीरे धीरे ही उन बच्चों का पढ़ने का जो एक लेवल था, याद करने का लेवल था, धीरे धीरे बढ़ने लगा। और मैंने देखा हाफ ईयरली और लास्ट लास्ट तक वो बच्चे और ऊपर आ गए, मतलब अच्छी पोजीशन पे आ गए। तो ये मेरा अपना पर्सनल रहता है बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग जैसी। और मैं बहुत ही मतलब फ्री रहती हूँ क्लास में, ऐसा नहीं कि गए और टीचर की तरह गुस्से में और बच्चे कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता। मेरा कोशिश होती है कि मैं बच्चों से जुड़ पाऊँ पर्सनली। तो ये मेरा अपना है। आपका माइक। दीपक जी माइक माइक लगाइए, माइक 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 आपका, अच्छा। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ बच्चे हैं जो वो दो दो तीन तरीके के हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एकदम से पकड़ लेते हैं, कैचिंग कर लेते हैं कि समझ आ रहा है उन्हें एकदम से। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कम समझते हैं थोड़ा। तो उनको क्या डिफरेंसेस है, उन लोगों को कैसे बैलेंस करना है कि जो बच्चे कम समझते हैं, क्योंकि आप कई टीचर्स तो एक बार आते हैं क्लास में और फिर चले जाते हैं। तो कुछ बच्चे जो कम समझते हैं उनको किस तरीके से आपको मोटिवेट करना है कि वो उसको दोबारा रिपीट करे, तिबारा रिपीट करे, 4 बार करे, 5 बार करे और एक बार उन्हीं बच्चों के बराबर लेवल पे पहुंच जाए कि समझने की क्षमता जो है वो बराबर पे आ जाए। मेरे को लगता है कि उन बच्चों के लिए आप उनको बहुत ज्यादा काम ना दें, जैसे कि एक अच्छे बच्चे के लिए हम बहुत ज्यादा दे देते हैं, तो जो बहुत बहुत वीक बच्चे हैं उनको उतना दें, थोड़ा सा दें। और उनको बोले कि भाई तुम ये क्वेश्चन है लेकिन तुम इसको कंठस्थ याद करके आओगे, समझ के आओगे। तो अगले दिन जब उतना वो बच्चे बता पाएंगे क्लास में तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मेरे को लगता है कि उनको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कम दो, और उतने में ही उनको पहले थोड़ा थोड़ा करके उनको ऊपर लाने की कोशिश करनी चाहिए एकदम से। मतलब जो एक अच्छा बच्चा है और एक बहुत वीक बच्चा है उन दोनों को एक साथ एक जैसा मत दो, मेरे ख्याल से उनको दोनों को अलग अलग ट्रीट करने की जरूरत है।
शुरुआत में अगर आप उनको थोड़ा ऊपर लाना चाह रहे हैं, जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो वो खुद ब खुद फिर उनको इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ने में, वो खुद कंपटीशन करेंगे उनके साथ, अच्छे बच्चों के साथ। लेकिन पहले उनका हमें विश्वास बढ़ाना जरूरी है खुद पे, उन पर, बच्चों पर ना। कई बार मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो ना छोड़ देते हैं, मतलब यानी जैसे दो तरीके होने चाहिए मुझे लगता है कि कंटिन्यू काम करते रहो, यानी हमें एक बार में कभी भी कोई चीज समझ नहीं आती है, हमें उस पे बार बार हमें कोशिश करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि दो तीन लोग तो ऐसे भी, कई लोग तो कहते हैं कि मैं 2 दिन पढ़ के जाता हूँ और पास हो जाता हूँ, यानी पेपर आने से पहले 2 दिन पढ़ के जाता हूँ, पूरे साल भर नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं मानता हूँ कि अगर आप पूरे साल एक-एक घंटे आप ही पढ़े हैं, साल एक-एक घंटे भी बहुत है, तो आपका वो उसको समझने का तरीका, उसको बुक को पूरी तरीके से आप उस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, मेरा आपसे थोड़ा एक डिफरेंट सवाल है कि जैसे आपने, हमें अभी बात कर रहे थे टीचर्स के लिए कि बच्चे कैसे तैयारी करें, तो सब्जेक्ट भी तो ऐसे हो गए कि बच्चे, क्योंकि सब्जेक्ट तो हिंदी इंग्लिश बहुत सारे हैं, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें वैकेंसी ज्यादा होती हैं, जिसमें, क्योंकि लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें वैकेंसी ज्यादा है, उसमें वैकेंसी ज्यादा है, कौन सी वैकेंसी, यानी कौन से टीचर्स के लिए, यानी किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है गवर्नमेंट में? देखिए दीपक जी, ऐसा मतलब कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कह सकते कि इस विषय में ज्यादा है। हाँ, ऐसा होता है कि जो सामान्य सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हिंदी हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सब स्कूलों में होते हैं, सामान्यतः हर सारे स्कूलों में ये सब्जेक्ट होते हैं। तो इनकी वैकेंसी औरों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा आती है, ठीक है। लेकिन ऐसे जैसे किसी ने समाज शास्त्र से किया है, किसी ने होम साइंस से किया, तो उसकी अपनी अपनी एक विशेषता है ना, उसकी अपनी अलग स्थितियां आती है, कम लोग करते हैं तो उसमें कंपटीशन थोड़ा कम होता है। अब जैसे सामान्य विषय है, राजनीति विज्ञान ले लिया आपने, समाज शास्त्र ले लिया आपने, तो ये विषय क्या है, बहुत सारे बच्चे करते हैं तो कंपटीशन भी उतना ज्यादा ही होता है, वैकेंसी ज्यादा होती है तो कंपटीशन भी ज्यादा होता है, मतलब मेरे कहने का मतलब है। तो बच्चों को सबसे पहले तो अपना माइंड सेट करना चाहिए कि किस, मतलब देखिए बहुत ज्यादा ऐसे वैकेंसी को देख के पढ़ेंगे तब नहीं हो पाएगा। आप ये देखिए कि आपका किस विषय में इंटरेस्ट है, अगर आपका उस विषय में इंटरेस्ट है तो आप तो चाहे एक भी वैकेंसी हो आप उसी को क्रैक कर जाएंगे। आपका अगर उस आपको उस सब्जेक्ट में मास्टरी है, आपको उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपने आप उस विषय में अच्छा करेंगे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि सीटें कितनी है क्या है, बच्चे को अपना विषय पढ़े, अच्छे से करे। उस विषय में बहुत स्कोप होगा, क्योंकि जो भी उसने पढ़ा होगा ऐसा नहीं है कि उसमें स्कोप नहीं होगा, बहुत स्कोप होगा, उसी के पीछे भागे। जी साथ जी में अगर जी। ग्रेजुएशन कर रखी है तो बहुत सारे और एग्जाम भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि टीचर ही बनना है उसको। बहुत सारे समूह के एग्जाम होते हैं, एसआई की परीक्षा होती है, सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकता है, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता है। मतलब बहुत सारे विकल्प हैं। अगर बच्चा पढ़ने वाला है, वो तैयारी कर रहा है और उसने ठान ली है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगनी है, अगर उसकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो वो बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएगा। मैं तो अपनी बात करती हूँ, जब मैं तैयारी कर रही थी दीपक जी, तो मेरे फादर काफी छोटे में एक्सपायर हो गए थे, और जब जिस समय मैं तैयारी कर रही थी उस समय मेरी स्थिति काफी खराब थी। मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरीके से प्रिपरेशन करूं, फैमिली की मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं थी उतनी ठीक। तो मैंने क्या करा, उस समय उत्तराखंड गवर्नमेंट में फॉर्म आए तो मैंने सारे फॉर्म भरे, मतलब एक ग्रुप डी का फॉर्म भी भरा और ग्रुप सी का फॉर्म भी भरा, ग्रुप मतलब पीसीएस का फॉर्म भी भरा, तो आप सोचिए कि होमगार्ड का फॉर्म भी भरा, जो ये होमगार्ड कमांडेंट टाइप के फॉर्म आते हैं। मतलब मैंने कोई फॉर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरी उस समय रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि मुझे कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब पकड़नी थी। तो मैंने मतलब बहुत जी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, और मेरे उसके कॉल लेटर अभी पिछले साल तक भी आते मिलते रहते थे मेरे को कि आओ मतलब एग्जाम देने के लिए। मैंने एसआई की परीक्षा दी, एसआई में मैंने फिजिकल दिया, रिटन दिया, मेरा हो भी गया था। तो एसआई की परीक्षा दी, उस समय मेरा लेक्चरर का इंटरव्यू था, मैंने लेक्चरर को प्रेफरेंस दी, मैंने डीएलएड किया, मैंने प्राइवेट जॉब भी करी, मैंने एनजीओ में भी जॉब करी, मैंने एक स्कूल में प्रयोगशाला सहायक में भी जॉब करी। तो जब आप एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि मुझे जॉब, मैंने पीसीएस का इंटरव्यू भी दिया और पीसीएस की परीक्षा का मेंस भी दिया 3 बार। तो ऐसा नहीं है, मैंने मतलब हर मेरे को, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट थी जॉब और मेरे को एक अच्छी जॉब चाहिए थी, एक रिस्पेक्टेड जॉब चाहिए थी। और जब मेरा डीएलएड में हुआ, डीएलएड के बाद मेरा लेक्चरर में हुआ, तो मुझे लेक्चरर से काफी मतलब मेरा एक तो टीचिंग मेरा एक तरीके का पैशन भी रहा है, एक सिर्फ प्रोफेशन नहीं है। तो मैं इस जॉब में आके काफी संतुष्ट हो गई और मैं बहुत इंजॉय भी कर रही हूँ अपनी जॉब को। आप मेरे आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं, मतलब मेरे को बड़ा मजा आता है टीचिंग में। मैं काफी बच्चों को मोटिवेट कर पाती हूँ, काफी बच्चों से जुड़ पाती हूँ, और जो दिक्कतें मेरे को पढ़ते समय हुई हैं और जो मैंने अपने बचपन में दिक्कतें देखी हैं, तो मेरे को लगता है कि मैं बच्चों को उस चीज से बाहर निकाल पाऊँ कि
मतलब ऐसा, मतलब बच्चे क्या होते हैं, गाँव के बच्चे होते हैं, सीधे साधे होते हैं, बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं, लेकिन उनको एक गाइडेंस नहीं मिलती तो वो भटक जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो अच्छा बच्चा है उसको मैं एक अच्छी गाइडलाइन दे पाऊँ। जी, जी। इश्यू चल रहा है। कविताएँ मैं कह रही हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक मुद्दे पे नहीं लिखती हूँ, स्पेसिफिक नहीं है। जो मुद्दे चल रहे होते हैं करंट में, वो मतलब खुद ब खुद कुछ विचार ऐसे बनते हैं कि मैं उस विषय पे लिख लेती हूँ। मैं किरण जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत अच्छा काम वो कर रही हैं पहाड़ के लिए, पहाड़ की थैंक यू सो लोगों मच। के लिए, पहाड़ धन्यवाद। और क्षेत्रवासी और जो हमारी पौड़ी की जनता है वो भी आपका सहयोग करें और कुछ अच्छा आउटपुट निकल कर आए। मतलब मेरी ऐसी आपके लिए भगवान से प्रार्थना है, माँ कालिका से प्रार्थना है। हाँ, धन्यवाद बहुत अच्छा आपका। आपके जो ये प्रयास हैं ये सफल हों और इसका बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिले। दीपक जी, अगर मैं कविता की बात करूँ तो मैं समसामयिक विषयों पर लिखना पसंद करती हूँ और मैं 1-2 कविताएँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि आपका समय भी आपके पास भी शायद समय कम है। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। आप सुन पा रहे हैं दीपक जी? जी, बिल्कुल। जी, अगर मैं बिल्कुल। पहाड़ मतलब पहली जो मेरी कविता है वो तो मैं जी, जी। एक कविता मैंने पहाड़ की महिलाओं पर लिखी थी। 2 कविताएँ आपके साथ शेयर करूँगी, लिखी तो मैंने बहुत सारी हैं। अ, पहाड़ों की जो महिला होती है वो मुझे लगता है कि पहाड़ की जैसी ही होती है, बहुत ही मजबूत और बहुत ज़्यादा कर्मठ और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं दृढ़ शक्ति वाली। तो वो पहाड़ की नारी कहाँ किसी से डरती है, वो पहाड़ की नारी कहाँ किसी से डरती है, झटपट-झटपट पहाड़ों पर चढ़ती है, सरपट-सरपट वो उतरती है, सिर में बोझ गोद में बच्चा, सिर में बोझ गोद में बच्चा, आराम कहाँ वो करती है, वो पहाड़ की नारी कहाँ किसी से डरती है। तलाश चारे की करते-करते पेड़ पहाड़ नदियों में वो चढ़ती उतरती है, तलाश चारे की करते-करते पेड़ पहाड़ नदियों में वो चढ़ती उतरती है, गहरी खाइयों को देखकर भी गहरी खाइयों को देखकर भी कहाँ वो सिहरती है, वो पहाड़ की नारी कहाँ किसी से डरती है। दिन भर की भागम-भाग में दिन भर की भागम-भाग में जरा-सा आराम जो वो करती है, नशे में धुत पौरुषता से नशे में धुत पौरुषता से रोज का संघर्ष फिर वो करती है। वो पहाड़ की नारी कहाँ किसी से डरती है। यौवन के वो स्वर्णिम पल, यौवन के वो स्वर्णिम बरस चूल्हे में वो फूँक देती है। आग की गरम लपटों से भी आग की गरम लपटों से भी कहाँ वो झुलसती है। वो पहाड़ की नारी कहाँ किसी से डरती है। ऐसे ही वो जीती है, ऐसे ही मर लेती है, ऐसे ही वो जीती है, ऐसे ही मर लेती है, साहस की सभी सीमाओं से परे, साहस की सभी सीमाओं से परे, कई अनकहे आयाम वो गढ़ लेती है। वो पहाड़ की नारी कहाँ किसी से डरती है, वो पहाड़ की नारी कहाँ किसी से डरती है। ये कविता मैंने पहाड़ की महिलाओं पर लिखी थी और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ रिलेट करती होगी पहाड़ की महिलाओं से। मैं आपको बताना चाहूँगी किरण मैम कि मेरा कभी पहाड़ों से कोई ताल्लुक नहीं रहा अभी तक। मतलब मेरी जब जॉब मैंने 2016 में जॉइन करी, उससे पहले तक मेरे को मतलब पहाड़ों में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं गाड़ी में, तो मैं बहुत मुझे डरती थी। भी मतलब था। मेरा देहरादून में ही एग्ज़ैक्टली। पढ़ाई-लिखाई सब देहरादून में हुई। हुँ, हुँ। हुँ। जी, हाँ, जी। तो मैं मतलब बचपन से देहरादून ही रही, तो जब मेरी जॉब लगी उससे पहले मैं ये सोचती थी कि मुझे कभी पहाड़ ना जाना पड़े क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब होती है। बहुत ऐसा नहीं है कि मुझे पहाड़ अच्छे नहीं लगते, मुझे जी, जी। पहाड़ बहुत बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मैं पहाड़ों में जाने से इसलिए डरती थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी। और ईश्वर ने हुँ। कुछ ऐसा किया कि मेरी जॉब भी अल्मोड़ा में लगी और मेरी शादी भी पौड़ी में हुई। तो मेरे को जी, मतलब जी। पहाड़ में ही रहना है, अब जॉब भी पहाड़ में पहाड़ करनी में है और रहना है। ससुराल भी पहाड़ में ही है। एग्ज़ैक्ट। तो मैंने काफ़ी बारीकी से उसके बाद जो चीज़ें मैं पहले सोचती थी, जो चीज़ें हुँ। मैं बाहर से बाहर सुनती थी, वो चीज़ें मैंने मतलब कहते हैं फेस टू फेस अनुभव किया भी। वो ही लिख सकते हैं जो अनुभव जहाँ करेगा। मेरी जॉब थी वहाँ पर भी और जहाँ जी, जी, जी। जी, बहुत जी मैम। बढ़िया आपने जो लिखा है वो एक्चुअली मुझे लगता है कि जब कोई किसी चीज़ को लिखता है तो उसमें कहीं न कहीं फीलिंग्स भी होती हैं और हम समझते हैं यानी जब हम किसी चीज़ को समझते हैं तो उसको उसके ऊपर लिख पाते हैं। तो आपने उस चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा हुआ है, तो इसलिए आपने इतनी अच्छी कविता लिखी है। और सच में गाँव में जो हमारी माताएँ-बहनें जी। हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और यानी
पहले से यानी ये पुराना टाइम से हुआ आता है कि उनके लिए इतना मतलब घरेलू काम होता है कि बहुत ज्यादा। तो कविता के बारे में जैसे कह रहे थे, तो अब आप कह रहे थे 2 कविता आपने लिखी। कविता ये पहली वाली कविता तो आपकी बहुत अच्छी थी, जिसमें आपने अपनी हमारे माता बहनों के लिए आपकी जो पीड़ा है, जिस तरीके से आपने उसका वर्णन किया है, बहुत खूबसूरत है। तो आप और कुछ आप कुछ और सुनाना चाहेंगे? आप 2 कविता कह रहे थे। हाँ, बस कुछ पंक्तियां कह के मैं अपनी बात को खत्म जी करूंगी। बिल्कुल। ये कोरोना का जी दौर चल बिल्कुल। रहा है और कोरोना से जी। पूरी दुनिया में जो मेरी कविता है, थोड़ी कोशिश की गई है इस कविता के माध्यम से पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी लाने की। जी, तो बस मैं इस कविता से अपनी बात को खत्म करूंगी। चारों ओर अंधेरा घना, आवाज आ रही है? जी। मेरी कविता है सुबह फिर मुस्कुराएगी, सुबह फिर मुस्कुराएगी। आ रही है आवाज। चारों ओर अंधेरा घना, चारों ओर अंधेरा घना, आकाश काले बादलों से। मुझे लग रहा है वहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। रात को ज्यादा हो जाता है गाँव में। हाँ, वो नेटवर्क, सब लोग नेट चलाते हैं ना, तो इसलिए हाँ, रात को हाँ सब लगे होते हैं, तो थोड़ा सा हो ही जाता है समय। चलो फिर भी मैं 2-4 पंक्तियां सुना के बात को खत्म करती हूँ, है ना। जी। चारों ओर अंधेरा घना, आकाश काले बादलों से सना, रातें लंबी उदासी भरी, लेकिन शीघ्र स्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन शीघ्र स्थितियां बदल जाएंगी, देखना एक दिन सुबह फिर मुस्कुराएगी। दिन रात सन्नाटे भरे, रोज जख्म हरे के हरे, दिन रात सन्नाटे भरे, रोज जख्म हरे के हरे, मौत पर मौत का तांडव, मौत पर मौत का तांडव, लेकिन जिंदगी को मौत कब तक डराएगी, लेकिन जिंदगी को मौत कब तक डराएगी, देखना सुबह एक दिन मुस्कुराएगी। मुंह बांध हाथ धो, मुंह बांध हाथ धो, अदृश्य शत्रु से सब डरो, मरने से भला घुट घुट कर जीना, मरने से भला घुट घुट कर जीना, जहरीली हवा एक दिन बदल जाएगी, जहरीली हवा एक दिन बदल जाएगी, देखना एक दिन सुबह फिर मुस्कुराएगी। लाचारी मुश्किलें परेशानियां, लाचारी मुश्किलें परेशानियां, मुफलसी गुमनामियां, मुफलसी गुमनामियां, हिम्मत से ही हालात बदलेंगे, हिम्मत से ही हालात बदलेंगे, बारिश पर्वतों को कब तक डराएगी, बारिश पर्वतों को कब तक डराएगी, देखना एक दिन सुबह फिर मुस्कुराएगी। मानवता से प्रकृति की जंग, धरा है आत्म चिकित्सा में मलंग, मानवता से प्रकृति की जंग, धरा है आत्म चिकित्सा में मलंग, माना रिश्ते इनके हैं अति तंग, लेकिन धरा संग मानवता फिर गुनगुनाएगी, देखना एक दिन सुबह फिर मुस्कुराएगी। गम छट जाएंगे, हर्ष बढ़ जाएंगे, गम छट जाएंगे, हर्ष बढ़ जाएंगे, रोशनी आएगी चहु और बेशक, रोशनी आएगी चहु और बेशक, वीरों को मुश्किलें कब तक डराएंगी, वीरों को मुश्किलें कब तक डगराएंगी, देखना सुबह एक दिन फिर मुस्कुराएगी। ना हमेशा अंधेरा रहा, ना हमेशा अंधेरा रहा, ना रोशनी रही सदा, दौर बुरा है दहशत का, माना कि दौर बुरा है ये दहशत का, लेकिन कल दहशत सुकून से हार जाएगी, लेकिन कल दहशत सुकून से हार जाएगी, देखना सुबह एक दिन फिर मुस्कुराएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत 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 धन्यवाद सोनिका नमोदा जी, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद दीपक जी, आपने हमें इस मौका सम्मेलन के दिया। लिए, और जल्दी हम फ्यूचर में भी कुछ नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। जरूर जरूर, बहुत 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 धन्यवाद। मैम का भी बहुत बहुत, किरण मैम अरे आपका भी नहीं, बहुत मुझे बहुत तो बहुत, धन्यवाद। आप पहाड़, मैं पर्सनली आपका नंबर लेके फोन करूंगी आपको। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आप बहुत कर रही हैं पहाड़ के लिए, अच्छा लग रहा है देखकर। नहीं ठीक है नहीं, दीपक जी, अरे बहुत शिक्षक बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।